क्या है काशी? कितनी अद्भुत, कितनी पुरातन, कितनी नवीन। क्या बनारस एक रोमांटिसिज्म का नाम है जिसके साथ तमाम पुरातन चीजों को इस कदर नत्थी कर दिया गया है कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको घसीट कर पीछे खींचते हैं लोग। क्या बनारस शास्त्रार्थ की उस परंपरा का नाम है जिसमें संवाद विवाद इतना ज्यादा है कि विचार से कर्म तक का सफर तय करने में इसको हिचकिचाहट होती है? क्या बनारस एक पॉलिटिकल हॉटबेड का नाम है चूंकि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, इसलिए राजनीतिक गतिविधियों का वो केंद्र बन गया है? क्या है बनारस की परंपरा? बनारस जो देश भर की, दुनिया भर की सभ्यताओं की परंपराओं की खोज करता और करवाता है, उस बनारस की परंपरा क्या है? उसका पुरातन स्वरूप क्या है? उसका नया स्वरूप क्या है? उसका सफर क्या है? उसका सिलसिला क्या है? उसकी आध्यात्मिकता क्या है? और बनारस जिस तरीके से इस देश को देखता है वो दृष्टि क्या है? और बनारस को बनाने वाले अलग अलग लोगों की चिंताएं क्या हैं, जिंदगी क्या है, सरोकार क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मंच पर 5 मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर प्रधान, आपसे शुरुआत करते हैं। बनारस को लेकर बहुत सारे मिथ, बहुत सारा रोमांटिसिज्म चलता है। आप बनारस को किस दृष्टि से देखते हैं? एक वो दृष्टि है जिस ढंग से अभी पेश किया जा रहा है, पिछले 5, 10, 15, 20 साल से वो टूरिज्म वाला बनारस है, और एक बनारस है जो यहाँ के लोग जीते हैं, जो यहाँ की हवा की मलंगई के साथ घुला मिला है। बनारस का जो रोमांटिक चेहरा है वो उसकी मस्ती का चेहरा है और उसकी लोक संस्कृति का चेहरा है, लेकिन क्लासिक रूप से तो वो काशी यानी प्रकाश की नगरी है, और प्रकाश यानी ज्ञान की सबसे पुरानी नगरी ये काशी है, जिसमें दक्षिण भारत से भी चलकर शंकराचार्य से लेके आज तक भी बड़े बड़े विद्वान आते रहे आधुनिक युग तक। तो ये अध्यात्म की भी, साधना की भी, धर्म की भी, कर्मकांड की भी, और सबसे बढ़कर संस्कृत विद्या की अत्यंत प्राचीन और पूरे भारत में प्रतिष्ठित नगरी रही है। इसकी मान्यता रही है पूरे भारत में, लेकिन आधुनिक युग में उसने जो इसकी एक क्रांतिकारी विचारधारा थी, जैसे भगवान बुद्ध ने चलती आती हुई वैदिक संस्कृति में एक हस्तक्षेप किया, अहिंसा और करुणा की पताका को लेकर के पूरी एशिया में ही उन्होंने एक नया प्रकाश फैलाया, और उसकी शुरुआत सारनाथ से हुई। और देखें तो फिर बुद्ध के बाद मध्यकाल में कबीर आते हैं, रामानंद के शिष्य कबीर। रामानंद पंचगंगा घाट पर, जिनको द्विवेदी जी ने, अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था यह मध्यकाल के महागुरु, और उस समय की आधुनिकता थी कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। और उन रामानंद के आशीर्वाद से कबीर, एक नया बुद्ध, इस नगरी से उठा। उसी समय के रैदास हैं, और महागुरु इस मामले में भी थे रामानंद जी की एक और निर्गुण धारा के संत कबीर, और दूसरी तरफ सगुण धारा के महाकवि तुलसीदास, जिन्होंने निषाद राज को, केवट को, गले लगाने वाले राम को लोगों के हृदय में बैठा दिया, और रामलीला की वो परंपरा चलाई जो इस नगर में, रामनगर में ही नहीं, आस पास के तमाम देहातों तक में छा गई। पूरे नगर को एक थिएटर में बदल दिया, और वो परंपरा आज तक चली आती है। ये इन महान कवियों और विचारकों ने जो प्रकाश फैलाया था, फिर 19वीं शताब्दी में हमारे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आए, और जिन्होंने नवजागरण का एक नया प्रकाश फैलाया, शिक्षा का, संस्कृति का, पत्रकारिता का, भाषा का। और फिर अपने मदन मोहन मालवीय जी आए, जिन्होंने प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, इस गंगा तट पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय थे पहले से अंग्रेजी राज में,
लेकिन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पहला वो मदन मोहन मालवीय की कल्पना है, जिसमें प्राचीन संस्कृत विद्या से लेकर और आधुनिक इंजीनियरिंग के अनेक ऐसे विभाग जो यूरोप में भी तब तक नहीं थे, वो मालवीय जी महाराज ने प्राचीन और नवीन दोनों को, और एक तरह से भारत के लिए उन्होंने एक दिशा दे दी कि हमें प्राचीन को भुलाए नहीं रखना है, अपने संभाल के रखना है, और जो नया क्षितिज है उसकी अनदेखी नहीं करनी है। ये हमारे मालवीय जी हैं जिन्होंने लोकतंत्र को, स्वाधीनता संग्राम को, आधुनिकता की नई चुनौती को भी बनारस में विकसित किया हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से। और साहित्य में भारतेंदु बाबू ने जो पताका फहराई, उस पताका को फिर प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, और हमारे रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा त्रिलोचन शास्त्री को, चंद्रबली सिंह को, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को, अब भी काशीनाथ सिंह धूमिल को देखा, और अभी भी काशीनाथ सिंह से लेके ज्ञानेंद्रपति तक वो धारा चलती जा रही है। वो जितनी पुरानी है और उतनी ही नई भी है। हम कह सकते हैं कि ये एक लघु भारत है, एक छोटा सा आईना जिसमें पूरा भारत दिखाई देता है। आबादी की दृष्टि से भी, जहाँ दक्षिण भारतीय भी हैं, कश्मीरी भी हैं, सिंधी भी हैं, बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा काशी में सैकड़ों वर्षों से रहता है, और संस्कृत विद्या के भी विकास में उनका भारी योगदान है। तो संतों की, आध्यात्मिकों की, संस्कृत पंडितों की, और उसके साथ साथ महान कवियों की, और उस गंगा जमुनी तहजीब की भी एक धारा है। हाल में हम लोगों ने नजीर बनारसी साहब को देखा, जिन्होंने कहा कि खाक भी जिस जमी की पारस है, खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। क्या बात। तो ये हमारे नजीर बनारसी रहे हैं जिनको हम लोगों ने देखा जी। तो इसी पे, हाँ, जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए फिर जी। जब निराला जी का यहाँ जन्मोत्सव मनाया गया 50 साल पूरे होने पर, उस समय नजीर बनारसी यानी उर्दू के और हिंदी के तमाम शायर और साहित्यकार सब ने निराला जी का सम्मान किया। तो ये गंगा जमुनी तहजीब की उसी तरह से साहित्य में भी, भाषा में भी, हस्तशिल्प में भी, सब में इसका हमको गर्व है, और हम समझते हैं कि यही हमारी विरासत है, यही हमारी आधुनिकता है। व्योमेश जी, मैं आप पर आऊंगा। कवि का जिक्र हुआ, कलाओं में बनारस किस तरह से पहले से अब तक प्रकट होता रहा है? आप चूंकि रंगकर्मी हैं, अलग अलग कलाओं में आपकी आवाजाही है, कुछ प्राचीन बताएं, कुछ नया बताएं। हमारे घाटों की संरचना कम से कम जो 800 बरस पुरानी है, मंदिरों का शिल्प, वो सारे अनुष्ठान जो मंदिरों की चारदीवारी पार करके जन सामान्य का हिस्सा बन गए। रामलीला, हम लोग ये बात भूल रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के लिख लेने से पहले से बनारस में रामलीला होती आ रही है। उच्च न्यायालय का एक फैसला है 18वीं 19वीं शताब्दी में, जिससे ये पता लगता है कि आदि कवि वाल्मीकि के संस्कृत काव्य के आधार पे बनारस में रामलीला होती थी। और एक और काव्य था उनको मिला के, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास को बनारस की रामलीलाएं देख देख कर भी लीला लिखने की प्रेरणा मिली। एक कला का स्वरूप वो है, और वो इतना समावेशी है। बनारस की रामलीला में इतने सारे तत्व शामिल हैं कि जो सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक है चित्रकूट रामलीला जिसका नाम है, उसमें केवट राम जी को उस पार उतार के, अयोध्या के उस पार नदी पार कराने के बाद रैदास का भजन गाता है। तो टेक्स्ट जो है वो गोस्वामी जी का है और भजन रैदास का है। और मध्यकाल के न जाने कितने निर्गुण कवियों की समाई है रामचरितमानस में, रामलीला में। हम लोगों ने पढ़ने पढ़ाने की सुविधा के लिए जो विभाग किए थे, उनको
ये हमें बनारस ही सिखाता है कि अंतिम सच नहीं मान लेना है, क्योंकि कहीं भी जरा सा कुरेदने पर टेक्सचर को कोई ऐसा रेशा दिखाई देने लगता है जिसकी हमें वहां होने की उम्मीद नहीं थी। और ऐसे ही कला विकसित होती है। पता नहीं, ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है हुसैन सूजा गायतोंडे वाला, इनके गुरु जो है वो बनारस के थे और मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित, लेकिन उसका अतिक्रमण करने वाले एक मूर्धन्य गुरु, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। यानी हुसैन की जब आत्मकथा प्रकाशित हुई तो हुसैन कितने लालायित थे, मुझे याद है कि उसका लोकार्पण बनारस में हो और राय कृष्णदास के परिवार का कोई सदस्य उसका लोकार्पण करे। राय आनंद कृष्ण ने उसका लोकार्पण किया। राय आनंद कृष्ण बहुत बड़े कला इतिहासकार और राय कृष्णदास बहुत बड़े कलावंत, बीएचयू वाले भारत कला भवन के संस्थापक। प्रमोद जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम लोगों ने इतिहास की, संस्कृति की खूब बात कर ली, लेकिन बनारस को बनारस बनाने में इसके बगल से जो नदी बहती है गंगा, उसका खूब योगदान है। और नदी है तो नाव है, और नाव है तो नाविक हैं। आपका अनुभव और जिस सामाजिक समूह का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका शहर में रहने का अनुभव, अभी आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की सहूलियतें हैं, कैसा जीवन है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि कोई भी आता है तो एक ऐसे चेकलिस्ट सी बना दी जाती है कि अच्छा बनारस जा रहे हो तो घाट पर जाना, महादेव के दर्शन करना, ये करना, वो करना, नाव पे जरूर बैठना और नाव पर बैठ के गंगा आरती देखना, ये करना, वो करना। पर कुछ ही लोग हैं जो नाव को चलाने वालों की जिंदगी में भी दिलचस्पी लेते हैं। कैसा है जीवन नाविकों का बनारस के? जहाँ तक हम नाविकों की बात है, निश्चित तौर पर हम लोग गंगा के ऊपर आश्रित लोग हैं। और मेरा तो ये मानना है, जब तक गंगा जी काशी में बहती रहेंगी। मेरे कहने का कारण इसलिए भी है क्योंकि मुझे अब लगने लगा है कि शायद काशी से गंगा जी विमुक्त हो जाएंगी। पिछले साल से ऐसा कार्य हो रहा है काशी में, जिसको देख के, क्योंकि हम लोग देख के समझ लेते हैं कि गंगा जी किधर किधर से जाने वाली है। और काशी में पिछले साल से जो कार्य शुरू किया गया है, ड्रेजिंग का कार्य, गंगा जी के उस पार में जो रेत खनन की जा रही है, अगर ऐसे ही होता रहा और हमारे बनारस के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर काशी गंगा जी से विमुक्त हो जाएंगी। और लेकिन जब तक काशी में गंगा जी रहेंगी, हम बनारसी लोग हमेशा चकाचक रहेंगे, हमारे बनारस के नाविक लोग हमेशा मस्त रहेंगे। थोड़ा विस्तार से बताइए ये मामला जो आप जिसका संकेत कर रहे हैं। जी हाँ, इसका विस्तार मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि ड्रेजिंग पिछले सालों में आपने देखा होगा, बहुत सारा आपन खबरिया करके कोई मितेश भाई चला रहे थे, उस पर बहुत सारा इसका चर्चा हुआ था, बहुत लोगों ने इसको देखा था, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन सरकार के आगे किसी की बस चलती नहीं है। ये सरकार की तरफ से बहुत दिनों तक तो ये भी नहीं पता चल पाया था कि ये ड्रेजिंग करवा कौन रहा है। करते करते किसी तरह से तो इसका पता चला कि ड्रेजिंग वास्तव में सरकार की तरफ से हो रहा है। उस पर पिछले साल 1100 करोड़ रुपया, लोग बोलते थे 1100 करोड़ रुपए का ठिका हुआ था, और उस पर हमने एकदम साफ साफ कह दिया था कि ये 1100 करोड़ रुपया देश का गंगा जी में डूब जाएगा, और ये जैसा ड्रेजिंग हो रहा है अगले साल आप देखेंगे तो जैसा का तैसा रह जाएगा। वैसा ही हुआ, लेकिन एक साल के अंदर हमने देखा इस बार गंगा जी काफी हद तक उस पार चली गई है। अगर ऐसे ही 15-20 साल रहा तो काशी के लोग गंगा जी से विमुक्त हो जाएंगे। अगर काशी के लोग गंगा से विमुक्त हो गए तो निश्चित तौर पर हमारी जीवन ही गंगा से आधारित है, और अगर गंगा न रही तो हम लोग का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अभी तक निश्चित तौर पर हम लोग खूब मस्त हैं। लोग कहते हैं मोदी जी के आने से टूरिस्ट बढ़ा है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग आएंगे ही, और ये धर्म की राजधानी है। जैसे हमारे भाई लोग मुसलमान लोग जीवन में एक बार मक्का जाना चाहते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू समाज के लोग जीवन में एक बार निश्चित तौर पर वो काशी आना चाहते हैं। तो जीवन में एक बार भी अगर लोग काशी आ गए तो हम लोग का जीवन तो निश्चित तौर पर एकदम चकाचक है। हम लोग को कभी भी किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। हम नाव वाले हमेशा मस्त रहते हैं। बल्कि आप लोगों ने जहाँ तक सारी बातें की, हमारा तो उद्देश्य ही है कि धर्म की राजधानी है काशी, और धर्म की राजधानी काशी में इस बार बातें अगर हम बोले तो लोग राजनीति बात करने लगते हैं, लेकिन काशी में जिस तरह का अधर्म इस समय गंगा जी के साथ हो रहा है, पहले से हुआ है। बांधों को बनाया गया। असल में काशी देखा जाए तो लोगों को तारने के लिए, जीवन देने के लिए आई है, लेकिन हमने यहाँ से उत्तराखंड तक जाके देखा गंगा जी को एक तरह से लोग मारने का काम कर रहे हैं। गंगा जी बची ही कहाँ है,
उत्तराखंड में टिहरी के ऊपर आप जाके देख लीजिए गंगा जी का, तो नल से जैसे एक पानी का टोटी से पानी गिरता है। मैंने देखा वहां पर, मेरा तो जीवन ही गंगा जी पर आश्रित है और गंगा जी के लिए ही मैं जीता हूँ और गंगा पुत्रों के लिए जीने और मरने का काम करता हूँ। मेरा तो वहां पर इतना मन द्रवित हो गया था कि मैं वहीं टिहरी से कूद जाऊं, लेकिन हमारे साथ स्वामी जी थे, उन्होंने मना किया। तो गंगा जी का अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर हम नाविक समाज के लोग एकदम मरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर गंगा जी काशी से विमुक्त हो गई तो हमारे लोग निश्चित तौर पर परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर अनूप, आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र आया, देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद, वाराणसी, काशी, और एक प्रसंग का जिक्र आया है। आप अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाते भी हैं। आपको क्या लगता है काशी की सातत्य परंपरा और काशी की अर्थव्यवस्था के बारे में, और उसमें पिछले 5-8 साल में किस तरह के बदलाव आए? ये आपने प्रश्न उठाया है जो अर्थव्यवस्था से जोड़कर। देखिए, काशी हमारे प्रधान जी और उमेश जी ने जो बताया है, उसके बाद तीसरा पक्ष हमारे नाविक भाई ने बताया है। काशी एक शाश्वत नगरी है और काशी को समझना है तो काशी में रहना है। और इन्होंने कहा ना कि गंगा इनकी जीवन है, गंगा इनकी जीवन दायिनी है, समस्त काशी वासियों की गंगा जीवन दायिनी है। लेकिन सौरभ जी, एक बात हम आपको ये जोड़ना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय अवधेश जी ने जो कहा है उसमें एक लाइन और जोड़ते हैं। जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर कल्पना किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, इसका प्रयागराज से आकर, तो कुछ तो था कि काशी की ओर ही लोग आते हैं। इसीलिए हमारे शांति स्वरूप जी ने कहा तो ये कर्मवीरों की राजधानी है, यहाँ पर कर्म करने वाले काशी में ही आते हैं। तो उन्होंने काशी का चयन क्यों किया होगा, इस पर हम लोगों ने बहुत शोध भी किया है। तो काशी के उस काश में एक चुंबक तत्व है, उससे सभी लोगों को काशी आनी है। उस पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जो हमारे भाई ने जो चिंता व्यक्त की, उस समय ही माँ गंगा के बारे में बहुत गहरी चिंता व्यक्त कर दी थी। और उस समय सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय थी जिन्होंने इस बात की बात कही थी कि गंगा माँ के अंदर कोई बांध नहीं बनना चाहिए और गंगा हमारी माँ है। उस पंडित मदन मोहन मालवीय की आवाज़ आज तक विकास के साथ साथ घूम रही है। दुर्भाग्य है सौरभ जी, हम लोग भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं, विश्व के साथ हमको जीना है। और काशी जो कहते हैं ना कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की प्राचीनतम जीवित शहर है, ये मरी नहीं है, इसके मरने की कल्पना हम लोग करते भी नहीं हैं। ये शाश्वत है, ये मर ही नहीं सकती है। और इसलिए नहीं मर सकती है कि आप देख रहे हैं कि आप लल्लन टॉप का यहाँ शो कर रहे हैं और साथ ही साथ काशी की सांस्कृतिक विरासत, इस पर आप डिबेट भी कर रहे हैं। तो जीवंतता यहाँ काशी का मूल लक्षण है। इसलिए मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से बस यही कहूँगा कि काशी न धर्म की नगरी है, न काशी आध्यात्म की नगरी है, काशी पुरुषार्थ की नगरी है सौरभ जी। और जब हम पुरुषार्थ कहते हैं तो पुरुषार्थ में सब कुछ समाहित है। पुरुषार्थ में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। और इस चारों कॉन्सेप्ट को यहाँ के शंकराचार्य जी की परंपरा से लेके पंडित मदन मोहन मालवीय की परंपरा ने जिया है। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या है? ये केवल धर्म के नाम पर काशी को छोड़ दिया जाए, जिसमें कि गांधी जी मालवीय जी के सामने ये कहते हुए आए कि बंद कर दो ये धर्म का नाटक करना, जहाँ की विश्वनाथ गली में इतनी गंदगी हो, ऐसे आप शिव के भक्त अपने आप को कहला क्या सकते हो? ये ललकारा था महात्मा गांधी ने यहाँ के हिंदुओं को। ये काशी है, उसको सुना गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काशी पुरुषार्थ की नगरी है, प्रकट हुई है नवीन होकर। ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो भव्यता दिखाया है इस बनारस में, वो यहाँ आकर इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से किया था कि उनको अंग्रेजों से लड़ना था। किस हथियार से? शिक्षा के हथियार से। कैसे? प्रतिचि प्राची का मेल सुंदर करके उनको अंग्रेजों से लड़ना था, उनको अंग्रेजों को चुनौती देनी थी। यहाँ को उनको प्रौद्योगिकी संस्थान भी लगाना था, अर्थशास्त्र भी पढ़ाना था, विविध कला साहित्य भी पढ़ानी थी, लेकिन अपने प्राचीन स्वरूप को बचाए रखकर। तो पुरुषार्थ की नगरी मैं इसलिए कर रहा हूँ सौरभ जी कि यहाँ पर धर्म के साथ अर्थ का भी महत्व है। काशी आज नगरी नहीं है, काशी प्राचीन काल से नगरी है।
इसकी नगरीय व्यवस्था पर आप शोध कीजिएगा तो सबको, हमारे बेमोज जी को पता है कि प्रिंस जेसप ने जो नक्शा बनाया था उस समय उन्होंने अपने विदेशों में अपने रहने वाले परिवार से कहा था कि अद्भुत शैली है काशी में। उन्होंने नक्शा खींचा था वहाँ की सीवर व्यवस्था पर, वहाँ के सड़क व्यवस्था पर, वहाँ के व्यापार पर। वहाँ पर पहला जनगणना प्रिंस जेसप ने किया था, जनगणना का पद्धति उसने निभाई थी और उस समय 2 लाख जनगणना की बात काशी में कही थी, जो आज बढ़कर 42 लाख से ऊपर हो गया। तो काशी सनातन है, काशी में पुरुषार्थ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अर्थ की भी नगरी है, यहाँ अर्थव्यवस्था भी मजबूत रही है, यहाँ व्यापार फलीभूत रहा है, यहाँ पर जल मार्ग से व्यापार होता था और यहाँ पर सिल्क के हमारे जितने सारे लोग बैठे हुए सारे ढंग के उन्नत व्यापार हुआ करते थे, जो श्रीलंका जाता था, वर्मा जाता था। इसलिए काशी आज ही काशी ये नगरी है ऐसी बात नहीं है, काशी प्राचीन काल से नगरी स्वरूप लिया हुआ है, लेकिन काशी में धर्म के साथ अर्थ भी है और अर्थ के बाद काम है, प्लेजर। आप धर्म के साथ अर्थ का अर्जन कीजिए और तब आनंद से जीजिए। इसलिए काशी आनंद का आनंद है और तब जाके आप काशी में मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने काशी को मोक्षदायिनी कह के छोड़ दिया उसके हाल पर। मोक्षदायिनी मतलब मृत्यु के लिए नहीं है, काशी तृप्त की अवस्था है, तृप्तावस्था है और ये जीवनदायिनी बन के सदा रही है। इसीलिए काशी प्राचीनतम जीवित शहर है दुनिया की। क्या बात है। मैं प्रमोद जी की चिंताओं पर भी आपकी टिप्पणी चाह रहा था। काशी में सातत्य है, काशी में पुरुषार्थ है, लेकिन काशी की पहचान का जो एक अनिवार्य अंग है गंगा, उस पे जो खनन और सब ग्रेडिंग चल रही है, ये काशी के वासियों की, चूंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बनारस के लोगों की चिंता का हिस्सा होना चाहिए। जी जी, उस पर मैं आपकी राय जानूं। मैं इस पर अगर आप इजाजत दे तो बोल दूं। इनकी चिंता बिल्कुल सत्य है। माँ गंगा के बिना काशी कल्पना कोई नहीं कर सकता। माझी भाई तो उसके लिए जीते मरते, लेकिन हम काशीवासी भी माँ गंगा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने जिस संत की बात की, उनका नाम प्रोफेसर GD अग्रवाल है। उस काशी की धरती पर उस संत ने स्वर्गीय वीरभद्र मिश्र के साथ, जिन्होंने सबसे पहले इस काशी के प्रदूषण और काशी के लिए युद्ध छेड़ा था, उसको सरकारों ने उनकी वैकल्पिक योजना की धता बैठा दिया था। वो वैज्ञानिक थे, वो महंत थे, वो धार्मिक पुरुष थे, वो विद्वान थे, सबको पता है, हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी योजनाओं, वैकल्पिक योजनाओं को हर सरकारों ने धता बैठा दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 लाख ही लोग काशी के लिए जीते मरते हैं, तो उस 1 लाख के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। काशी उनका जीवन दायिनी है, गंगा उनकी जीवन दायिनी है। तो गंगा की चिंता केवल माझी समाज करे, ये हमारे लिए शर्म की बात है। गंगा की चिंता समस्त काशीवासी करें, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। इसके लिए चाहे कोई सरकार हो, गंगा से छेड़छाड़ करेगा, गंगा की पवित्रता से छेड़छाड़ करेगा, गंगा की अविरलता से छेड़छाड़ करेगा, हम सभी काशीवासियों को खड़ा तो होना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विकास शब्द ऐसा है जो हम प्रधानमंत्री के लिए बड़ा पीड़ा है। प्रधानमंत्री तो अब इसी काशी से सांसद हैं। आप लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी बात उन तक नहीं पहुंचाई, इनकी चिंताओं को नहीं प्रकट किया। पहुंचा हुआ है और उनका जो योजना है गंगा को लेकर, उस योजना का ये दावा है कि वो काशी में गंगा को बचा रहे हैं। अब काशी विकास के भेंट चढ़े या काशी की विकास कितनी अच्छी है बुरी है, ये बहस का मुद्दा है सौरभ जी। और हम ऐसे नौजवानों के साथ बैठे हुए हैं जो मैं अपने नौजवानों को काशी से पलायन होते हुए नहीं देख सकता। केवल धर्म और अध्यात्म की नगरी कह के आप काशी को उसी भेंट चढ़ा दीजिए। मैं नहीं इसमें कहूँ मेरे बच्चे काशी छोड़ के चले जाएं, वहीं पे आधुनिकता दाखिल होती है। वहीं पर इस काशी का जो पुरातन और नवीन स्वरूप की बात होती है, तो ऐसे में विरासत को बचाना, धरोहर को बचाना, काशी के शाश्वत स्वरूप को बचाने के साथ काशी में नवीनता का भी प्रवेश होना ही चाहिए। मैं उसका कट्टर समर्थक हूँ। लेकिन गंगा की चिंता प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, सबकी चिंता है। गंगा कैसे बचे, गंगा निर्मल कैसे रहे, गंगा के लिए योजनाएं कैसे बने, ये समस्त काशीवासियों की का एक सोच होना चाहिए। जरूर है कि गंगा प्रदूषण में कमी आए कि नहीं, ये शोध का विषय है। लेकिन गंगा में ड्रेजिंग की जो समस्या है वो समस्या बनी हुई है। लेकिन चूंकि आदिकाल में
प्राचीन काल में जल मार्ग की परिकल्पना कर ली गई थी कि हमारे काशी में जल मार्ग के द्वारा भी व्यापार हुआ करता था। वो परिकल्पना कहीं ना कहीं से वर्तमान सरकार के दिमाग में घुसा हुआ है, इसलिए काशी की गंगा को जल मार्ग के रूप में भी प्रवेश करने जलमार्ग की का बात चक्कर है। करवा दिया गया। आएंगे प्रमोद जी, दोबारा आपके पास आएंगे। रहमान जी, बनारस की बहुत सारी पहचानों में से एक बनारसी साड़ी भी है। किस तरह का कारोबार है, क्या यहाँ परंपरा है, कब से बन रही हैं और किस तरह की आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, बताइए सर। बनारसी साड़ियों का ये बहुत पुराना ही कारोबार चला आ रहा है। इसको बनाने के लिए बनारसी साड़ी का ये एक फैमिली की तरह चलता है। इसका धागा मटेरियल सब लेते हैं, हम दूसरों से बनाते हैं हम लोग। कहाँ से आता है मटेरियल? इसका मटेरियल आता है बनारस में, हम अपने हिंदू भाई से लेते हैं, मुसलमान भाई बनाते हैं। लेकिन इसको मिटाने के लिए बहुत कोशिश होती है, लेकिन कोई मिटा नहीं पाता है। ये हुनर इतना ही वो है कि कोई मिटाने के लिए इसको बहुत कोशिश किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई मिटाने वाला नहीं है। ये हुनर हम लोगों का दिया हुआ हुनर है, कोई इसको मिटा नहीं सकता है। और उसके बाद चाइना वाले भी यहाँ पे आकर इसको मिटाने के लिए अपना आदमी छोड़े कि इसको मिटाएं, लेकिन उसको भी नहीं कोई, ये हुनर को कोई छीनने वाला नहीं है कि ये हुनर को कोई छीन लेता है। और ये बनारस शहर में जो ये बनारसी साड़ी हर घर की एक वो है जिसके बिना शादी नहीं होती है। किसी के भी घर में शादी हो, एक साड़ी लेना ही उसको ज़रूरी है। बनारसी साड़ी के लिए टूरिस्ट आते हैं तो उनको बनारस में लेकर ही जाना है, या एक लें या दो लें। बगैर साड़ी को, बनारसी हुनर को कोई इसको मिटाने वाला नहीं है। और बनारसी साड़ी के धागे की कीमत आसमान छूते जा रही है। और जो छोटा तबका जो कारीगर बनाने वाला है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्या करना चाहिए सर इसको, इस हुनर को बचाने के लिए? इस हुनर के बचाने के लिए धागे की कीमत को कम होना चाहिए। जो छोटे कारीगर हैं वो ला नहीं पा रहे हैं, और हर तरह से इसको परेशान किया जा रहा है कि किसी तरह से ये बंद हो जाए, लेकिन ये ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा वो कभी नहीं बंद कर सकता है कोई। बनारस शिक्षा का शहर भी है, शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था कैसी है सर? आप खुद उससे जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, शिक्षा की जो अभी हालत है वो संतोषजनक नहीं है, पूरे देश में ही नहीं है, और काशी भी उसका अपवाद नहीं है। और इसकी सांस्कृतिक परंपरा पर, शिक्षा पर गर्व हमको चाहे जितना हो, लेकिन सिर्फ एक प्रमाण मैं देता हूँ कि वर्तमान शासन किस हद तक संस्कृति की चिंता करता है। यानी इस बीच जितना भी कॉरिडोर वगैरह बनने के दौरान बड़े पैमाने पर उसके भीतर संस्कृत पाठशालाएं थीं, बहुत प्राचीन। अपारनाथ मठ, बहुत पुराना मठ, उसमें संस्कृत पाठशाला चलती थी। और एक पुरानी संस्कृत पाठशाला के साथ शताब्दियों पुराना एक पुस्तकालय था जिसमें दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। वे पुस्तकें और पांडुलिपियां आज किस दशा में हैं, हमको इसका जानने का कोई उपाय नहीं है। उसकी कोई चिंता नहीं दिखाई देती, कहीं भी उसके बारे में हमने कुछ सुना नहीं। तो इस नगर में इतने पुराने पुराने पुस्तकालय, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने जो सरस्वती भंडार तैयार किया था, जो संस्कृत विश्वविद्यालय में है, तो पांडुलिपियों का बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा भंडार, इन सब चीज़ों की अभी कोई चिंता नहीं है। दूसरे कोई भी संस्कृत पंडित से पूछ लें तो संस्कृत विद्या की अनेक शाखाएं हैं जो लगभग अब डूबने के कगार पर हैं, क्योंकि उसमें कोई कैरियर नहीं है। और अभी जो नई पढ़ाई होती है उसमें लवकोमदी हो या जो भी हो, उसको बहुत छोटा करके, उसकी कैप्सूलिंग करके, किसी तरह उसको लोकप्रिय बना के बीए एमए के 1 साल 2 साल के भीतर ये पढ़ाई पूरी हो नहीं सकती। प्राचीन काल में 6-6 वर्ष तक एक लड़का मेहनत करता था तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या कोई एक चीज़ तैयार करता था। तो वो पुराने पंडित जो पूरा जीवन उसमें लगा देते थे अपनी भाषा को संवारने में, निखारने में,
वो परंपरा अब समाप्त होने को है। वेद पाठ में जैसे हमारे दो भाई थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे ढंग से आप प्रश्न करते हैं और चीज़ें निकल के आती हैं कि लड़के की उम्र 25 साल है और 21 साल से वो बजाता आ रहा है। ये इतनी बड़ी साधना, हम तो डिग्री 4 साल में दे देते हैं संगीत की। तो ये जो पुरानी साधना वाली परंपरा थी, उसके फलने फूलने की कोई राह नहीं सूझ रही है, कला में भी और पुरानी विद्याओं में भी। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और जो हमारे आधुनिक विश्वविद्यालय हैं उसमें और किसी की चीज़ों इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे कि विज्ञान, तो एक पूरे देश में विज्ञान के प्रति एक आकर्षण, एक जोश जब तक नहीं होगा, बजट का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि लिटरेचर में, ह्यूमैनिटीज़ में तो हम लेक्चर दे के काम चला लेते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में, विज्ञान में बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, धन चाहिए। सुनने में आता है कि उसमें डिफंडिंग हो रही है, बजट कट किया जा रहा है, तो विज्ञान का विकास भी अंधकारमय दिखाई देता है। किसी ज़माने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसका बहुत बड़ा केंद्र था। मैं केवल एक नाम लूँगा, जाने कहाँ कहाँ से मालवीय जी लाए थे, नार्लिकर साहब को लाए थे वहाँ से बुला के। उनके दोनों बेटे, बड़े बेटे जयंत नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो 4 सिद्धांत हैं उनमें से एक बिग बैंग थियरी के आविष्कारकों में, अध्येताओं में एक वह भी हैं। तो ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इस विश्वविद्यालय ने दिया, तो अब वो जो बड़ी संभावनाएं थीं वो मुझे धूमिल नज़र आती हैं। ये एक चिंता थी, आपने अवसर दिया ललन टॉप के माध्यम से इसे जाहिर करने का, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। व्योमेश जी, रंगकर्म जिससे आप जुड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या बनारस में संभावनाएं हैं, क्या नया हो रहा है सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर? जैसे विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाया गया है, दरअसल ज़रूरत कलाओं और संस्कृति कर्म का, प्राच्य विद्या का एक कॉरिडोर बनाने की है। संस्थानों का संस्थान, गुरुकुल नष्ट हो रहे हैं, प्राचीन विद्याओं की रखवाली करने वाला उनका कोई सरपरस्त नहीं बचा है, क्योंकि रवायतें ही अवरुद्ध हैं। और दौर बदलेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये अवरोध कोई न कोई कभी न कभी खड़ा करेगा ही। ये ऐसी बात है जो होनी ही थी, जो कल होना था वो आज हो जा रहा है। सामवेद में, सामगान में कई संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है राणायनी संप्रदाय, जो बहुत क्लासिक तरीके से सामवेद की ऋचाओं का गान करता है। राणायनी संप्रदाय के जो आखिरी स्थपति थे, आखिरी प्रयोक्ता थे, आखिरी विद्वान बापट जी, उनका निधन हो गया। अब सामगान के साथ मुश्किल ये है कि सामगान कोई गवाता नहीं, उसका कोई मार्केट प्राइस नहीं है। सामगान गाने के बदले आपको पैसा नहीं मिलता, किसी अनुष्ठान में उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो शुक्ल यजुर्वेद सब लोग पढ़ते हैं क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी उसका पार्ट है, और रुद्री बनारस में जगह जगह होती है। तो शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी वाला प्रसंग याद करके बहुत आसानी से आकाशवृत्ति संभव है। सामगान का वैदिक उच्चारण का कोई इंस्टीट्यूशन हो और वो डिग्री न बांटे, जैसा कि हमारे गुरु आदरणीय प्रधान जी कह रहे थे, बल्कि योग्य बनाए। मेरा ये कहना है, मेरा अपना अनुभव है कि औसत दर्जे की प्रतिभाएं बनारस में बहुत ज़्यादा हैं। इसका कोई सर्वे नहीं है मेरे पास, मैं अनुभव से जानता हूँ कि जितने साधारण तबला बजाने वाले, साधारण से बेहतर, जितनी बड़ी संख्या में जितने सितार वादक, जितने सारंगिये, जितने कथक नर्तक, जितने गायक, जितने रंगकर्मी, जितने लेखक भी बल्कि बनारस में हैं, आपको देश के किसी एक शहर में नहीं मिलेंगे। और ये जो औसत से थोड़ा ऊपर का, औसत शब्द अगर अच्छा न लग रहा हो तो इसको बदल लिया जाए, ये जो सामान्यता का बहुमत है हमारे पास कलाओं में, विद्या में, इसी में से कोई महानता जन्म लेती है। बिस्मिल्लाह खां जैसी, पंडित रविशंकर जैसी, सितारा देवी या गोपी कृष्ण जैसी।
जैसे आप मिसाल के लिए भोपाल जाके 500 सितार वादकों के साथ किसी इंसेम्बल की कल्पना करें तो वो संभव नहीं है। आपको पूरे मध्य प्रदेश का आह्वान करना होगा, बल्कि दिल्ली आदि से भी कलाकारों को वहां बुलाना होगा। और मैं आपसे दावा करता हूं कि मैं 2 घंटे की नोटिस पर 500 सितार वादक यहां बुला दूंगा। ये है बनारस। लेकिन उन 500 सितार वादकों में से एक पंडित रविशंकर तब पैदा होगा जब बनारस अंग की चीज पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी मूल्य निष्ठा के साथ और पूरे भरोसे के साथ उसको दी जाएगी। तो ऐसा एक बड़ा संस्थान जैसे भारत भवन बना था कभी 80 के दशक में, वैसा कलाओं का, विद्या का एक कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। बेशक उसमें फुटफॉल कुछ कम होगा, मुझे नहीं लगता कि उसका प्रचारात्मक और वैज्ञापनिक मूल्य कम होगा। उसको भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है दुनिया के मानचित्र पर, वो बहुत काम की चीज साबित होगा। प्रमोद जी, बनारस की जो नई शक्ल गढ़ने की कोशिश हो रही है पुराने के साथ साथ, आपका क्या सुझाव है? क्या करना चाहिए बनारस के लिए, सरकारों को और समाज को? एक तो आपने गंगा को लेकर अपनी चिंता बताई कि ये नहर निकालने के क्रम में, साफ सफाई के क्रम में कहीं इसके मूल स्वरूप को ही ना बदल दिया जाए, इसकी पानी, इसकी इकोलॉजी, इसके अंदर के जीव जंतु। देखिए, भैया जी ने अभी कहा कि प्राचीन काल में लोग नाव से अपना व्यापार करते थे, तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को 100% सत्य मानता हूँ, लेकिन तब और अब में काफ़ी अंतर है। उस जमाने में बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। गंगा जी एक ऐसा रास्ता था जो इधर से उधर व्यापार करने का एक तरीका था। बनारस में बने हुए जितने भी घाट्स हैं वो सारे हम लोगों के द्वारा लाए गए नाव से, पत्थरों से ही बना है। लेकिन आज के दिन में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मोटर गाड़ियाँ हैं। बल्कि जो सामान आप कलकत्ता से बनारस ले आते हो, उसको ले आने में नाव से आपको 15 दिन लगता है, तो वो गाड़ी से अगर लाए तो हमको लगता है 15 घंटे के अंदर आ जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर मोदी जी इसको परिवहन का रूप देते हैं तो ये हमारे हिसाब से तो सरासर गलत बात होगा, क्योंकि इससे खर्चा भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। भैया जी ने अभी हमारे गुरु भाई का नाम लिया था, GD अग्रवाल, वो हमारे गुरु भाई हैं। असल में उनको हम लोग GD अग्रवाल के नाम से नहीं, सानंद जी के नाम से जानते हैं। वो हमारे गुरु जी के शिष्य, मतलब हमारे गुरु भाई थे। अब दुर्भाग्यवश इस समय वो गंगा जी को सोचते सोचते ये गंगा जी में ही सिधार गए। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। शायद वो इस समय जिंदा होते तो किसी की औकात नहीं होती कि इस समय वो गंगा जी में ड्रेजिंग कर पाता, क्योंकि वो गंगा जी के लिए लड़ते थे। गंगा जी के लिए ही वो अपने आप को गंगा जी का एकदम अपने आप को गंगा जी में परित्याग करके चले गए। तो हमको नहीं लगता है कि ये परियोजना, पहली बात तो हमने देखा है यहाँ से नारायणपुर के पास जो इतना, हमने बहुत सारा गहन चिंतन किया है इन लोगों के बारे में। इतना पैसा आज के दिन में हमने देखा, इतना पैसा व्यापारीकरण के तरह गंगा जी के किनारे नष्ट किया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, आप देखे होंगे घाटों का नाम लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, सैकड़ों साल से लिखा हुआ घाट का नाम, हर एक घाट का नाम लिखा हुआ। लेकिन पिछले साल से मैंने देखा घाटों पे लोहे का बड़ा बड़ा बोर्ड बना के नाम लिखा जा रहा है, और 1 साल के अंदर आप जाके उस घाटों का नाम देख लीजिए, उसका देख के ही आपका ये क्या क्या लिखा हुआ है। और जबकि सैकड़ों साल से लिखा हुआ घाट का नाम जो पीले पीले रंग से लिखा हुआ वैसे ही चमकता रहता है, और 1 साल के अंदर इनके द्वारा बनाया गया। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, वो हम लोग के समझ के परे की बात है। निश्चित तौर पर हम लोग गंगा जी में रहने वाले हैं, गंगा जी में जीने वाले हैं, और गंगा अगर रहेंगी तभी हम लोग जिएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गंगा जी के किनारे कुछ भी गलत सलत होता रहे और हम लोग ये देख के उस पर खूब लुभाते रहे कि हाँ मोदी जी ने अच्छा काम किया, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो हमारा भी व्यापार बढ़ रहा है। व्यापारीकरण करने के लिए तो और भी दूसरा रास्ता, उस धंधे से भी कमाई किया जा सकता है। लेकिन गंगा जी को बचाने के लिए निश्चित तौर पर भैया जी ने कहा परिवहन का मामला, ये परिवहन का मामला अगर आप देखेंगे तो परिवहन चलाते चलाते आप गंगा जी से विमुक्त हो जाएंगे। रहमान जी, कारोबार के मोर्चे पर कुछ सुधार है? कारोबार के मोर्चे पर कुछ सुधार नहीं है। इसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोगों को बस अपने लिए ही सोचना सुझाव पड़ता क्या है आपका? हम लोगों का सुझाव है कि कारोबार का, रेशम का, धागे का दाम बढ़ जाता है तो बनाने में कोई बन नहीं पाता है, आगे से कोई डिमांड नहीं होती है, कोई पैसा देना नहीं चाहता है।
उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। अनूप जी, आखिरी सवाल आपसे ही है। अर्थव्यवस्था का, सब चीज़ों का जिक्र हुआ। मांझी जी बता रहे थे लोहे का बोर्ड वगैरह, मैं इसी रोमांटिसिज्म की तरफ शुरू में भी इशारा कर रहा था। आपने जिक्र किया कि जब गांधी जी आए तो उन्होंने विश्वनाथ गली की गंदगी का जिक्र किया। जब आप बनारस को गंदगी से मुक्त करने की कोशिश करेंगे, सड़कों के स्तर पर, घाट के स्तर पर, तो इस तरह के बदलाव भी आएंगे। क्या कोई बीच का रास्ता है जिसमें उसकी पुरातनता भी बची रहे और सरकारें जो डेवलपमेंट करना चाहती हैं वो भी हो जाए? सौरभ जी, बीच का रास्ता है नहीं, बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा। है या नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। बनारस के साथ खिलवाड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बनारस, जो कहते हैं ना कि भवन की भी एक सीमा होती है, एक आयु होता है। भवन की जर्जरता की भी एक आयु होती है, घाटों की भी एक आयु होती है। 84 घाट बने थे, पहले तो उसको घाट भी नहीं बोलते थे, घट्ट बोलते थे। कई सारे नाम परिवर्तित हुआ है। 84 घाट जो उसका इतिहास देखिए तो नाम परिवर्तित हुआ है। तो परिवर्तन नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन उस परिवर्तन में आपका मूल स्वरूप न खो जाए। जैसा हमारी बाजी भाई या हमारे ये बुनकर भाई कह रहे थे, ये तो उनकी जीवन शैली है। कौन बनारस आता है सौरभ भाई? 3 चीज बनारस आता है। शरीर आता है, खान पान आता है, व्यवहार आता है। ये बनारस केवल शरीर नहीं आता है। बनारस को आप शरीर मान के मोक्ष की नगरी लाश के रूप में मत फूकिए। ये तीनों चीज, यही जीवन है, जीवन का आधार है। और अर्थव्यवस्था को हम लोग जो पढ़ाते हैं वही कहते हैं कि जीवन का आधार है, ये व्यवहारिक अर्थव्यवस्था है। तो इनका जो मूल चिंता है वो हमारी चिंता है। इस मूल चिंता को सबके चिंतित होने के लिए, चाहे कोई सरकार हो, परिवर्तन हो, विकास हो बनारस में। बनारस में विश्वनाथ धाम बने, बनारस में गंगा की सुंदरता बढ़े, जो बहुत गंदी थी बीच में। चाहे बनारसवासी माने, बनारसवासी यहाँ बैठे हुए हैं, 7 साल 8 साल पहले आप बनारस की गंदगी देखते तो आप लल्लन टॉप शो नहीं करते। यहाँ पर मेरा दावा है, इतनी गंदगी हो गई थी, गंगा जी किनारे कब्जा था, अतिक्रमण से मुक्त कराना पड़ा हमको। और उसके बाद से मैं ये कह रहा हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इनकी जो चिंता है वो सबकी चिंता होनी चाहिए। गंगा का कटान ना हो, गंगा में गंगा निर्मल बहे। और ये बुनकर भाई जो हैं, इनका तो गंगा जमुनी तहजीब है। अगर ये बनारसी साड़ी ना हो तो वन ODOP कैसे होगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिटी कल्पना योगी जी कहाँ से करेंगे? हमारी पहचान बनारसी साड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि खरीदेगा कौन, मार्केटिंग कैसे होगी, कहाँ उसको बिक्री के ले जाएंगे? उसके लिए तो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बना है। हम सबका दायित्व है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है उसकी स्वीकार्यता बढ़ाया क्या जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं बनारस शहर को लेकर, संसदीय क्षेत्र को लेकर, उसका कतिपय राजनीतिक कारणों से बेजा विरोध हो रहा है? ऐसा है क्या? देखिए, राजनीति का तो मतलब ही है पक्ष है और विपक्ष। उसमें हम लोग नहीं पढ़, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध नहीं होगा तो तानाशाही बढ़ जाएगी, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन बनारस की मूल स्थिति को समझिए, जानिए। बनारस के युवा यहाँ रहना नहीं चाहते थे। बनारस के जो आसपास के गांव हैं वहाँ दारिद्र्य था। हमने उस पर शोध किया है, उस पर मैंने डिलीट, अभी 2020 में उसी पर मैंने डिलीट प्राप्त किया है। बनारस के आसपास की गरीबी पर मैं डिलीट प्राप्त किया हूँ। तो बनारस के इर्द गिर्द गरीबी हो तो बनारस में काश नहीं हो सकता है। बनारस सबको समेटने वाला शहर है, इसलिए विकास को मत रोकिए, विकास के लिए सुझाव दीजिए। और बनारस में गंगा भी बचे, बनारस की संस्कृति भी बचे, बनारस का संगीत भी बचे, साहित्य भी बचे। लेकिन बनारस के युवा यहाँ से पलायित ना हो और बनारस सबको एकोमोडेट करे। ऐसा भव्य काशी, ऐसी दिव्य काशी और ऐसे काशी मॉडल की, देखिए गुजरात मॉडल भूल गए लोग। याद कीजिए, आप आते यहाँ पर 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे तो गुजरात मॉडल पर व्यंग कसा रहा था। माफ कीजिएगा, गुजरात मॉडल बदल गया, काशी मॉडल हो गया। अब पूरी दुनिया में आप काशी मॉडल देखेंगे, जहाँ काशी आध्यात्मिक नगरी के रूप में कैसे अर्थव्यवस्था को गतिमान और चलायमान करने जा रहा है, ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि पर्यटन की दृष्टि से नहीं, बल्कि भाव की दृष्टि से और व्यवस्था की दृष्टि से। हमारे पास कू ऐप पर 2 सवाल पूछे गए हैं इस सेशन से जुड़े। आप में से जो भी विद्वान उनका जवाब देना चाहें, समय की थोड़ी सी कमी है। कू ऐप पर निशा ने सवाल पूछा है कि मैंने सुना है कि बनारस को स्मार्ट बनारस बनाने की प्रक्रिया में यहाँ की विरासत को नुकसान पहुंचा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक बात है बनारस की विरासत की बात, तो निश्चित तौर पर बनारस का विरासत ही
यहाँ की जो धार्मिक चीज़ें हैं उन पर है। और इन सारी चीज़ों को देखा जाए, निश्चित तौर पर विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन विकास की बात करते करते हम विनाश की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कॉरिडोर बनाने के पहले कुछ ऐसे कर्म करने थे जिससे ये लोग विमुक्त हो गए, जिसको इन लोगों ने किया नहीं। मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों में कॉरिडोर बनाना एक अच्छी उनकी पहल थी, लेकिन ये सब करने के पहले एक उनको बड़े बड़े विद्वानों से मिलना चाहिए था शायद। मंदिर तोड़ने से पहले एक प्रतिक्रिया होती है, मूर्तियों का प्राण हरण करना। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सीधे सीधे मंदिरों को तोड़ा और कहां इसको सरकार तो कहती है कि उन्होंने अवैध कब्जों को हटाया, बाकायदा मूल्य चुकाया और जो पुराने मंदिर मिले भीतर उनको संरक्षित किया, काशी को भव्य बनाया। सरकार तो क्या क्या कहती है सर, यहाँ बैठे सारे लोगों से पूछ लीजिए तो सरकार के बारे में। मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिरों की मूर्तियों को अलग अलग जगहों से ले आया गया, लोगों ने बहुत सारे लोगों को उठाया। तोड़ा नहीं गया है। देखिए बड़े विनम्र के साथ कह रहे हैं, उस अवस्था में उस विषय में प्रवेश तभी करना चाहिए जब पूर्ण जानकारी हो। देखिए आप 3000 स्क्वायर फीट को 5 लाख स्क्वायर फीट में बढ़ाना, 400 परिवार जिनके घरों में आपको मालूम है, आप यहाँ का इतिहास सौरभ जी जानिएगा, 1/, इतना करके घरों का नाम था जो अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ के, इसका वजह था, वो गलत नहीं है, उसका वजह था कि अंग्रेजों बनारस ने इतने आक्रमण सहे हैं सौरभ जी, जितना दुनिया में किसी ने नहीं सहा है। बहुत सारे आक्रमण बनारस ने सहा है और उन आक्रमण को बचाने के लिए, अपने आस्था को बचाने के लिए सभी ने अपने अपने घरों में उन शिवलिंगों की या मंदिरों की रक्षा के लिए की थी। लेकिन कालांतर में वो कब्जा हो गया, कालांतर में उसमें लैट्रिन बाथरूम होने लगा, कालांतर में उसकी सार्वजनिक पूजा नहीं हो गई। उस बड़े बड़े मंदिरों को जिसका कि प्रवेश कुबेर नाथ शुक्ल की किताबों में, उसका दर्शन कौन कर पाएगा। तो मंदिर तोड़े नहीं गए हैं, मंदिर को जो कहते हैं कि उस एरिया को बढ़ाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बनारस बनारसियों का नहीं है, बनारस विश्व की नगरी है। बनारस हमारी नगरी नहीं है, बनारस आपकी भी नगरी है, बनारस दुनिया की नगरी है। और दुनिया में लोग आते हैं तो काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के लिए ही आते हैं। अगर वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, अगर वहाँ उनको दर्शन के लिए योग्य परिवेश नहीं मिलेगा, तो ऐसे बनारस को लोग अंत में गाली ही देकर यहाँ जाते थे। ठीक है, समय की कमी है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। बनारस गुलाबी मीनाकारी की कला के लिए मशहूर है। प्राचीन काल में रजवाड़ों द्वारा इसका इस्तेमाल मुकुट, वस्त्र और रत्नजड़ित आभूषण पर किया जाता था। लगातार उपेक्षा के चलते मीनाकारी लगभग दम तोड़ रही है, इसमें सुधार हो, इसके लिए क्या सुझाव हैं? ये कू ऐप पर अमित ने सवाल पूछा है, बताइए सर क्या सुझाव है? इस पे सुधार का कोई, जब तक सरकार इसमें सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार कोई का सुधार नहीं संरक्षण ही होगी। इकलौता तरीका है। नहीं, अपने आप से सपोर्ट करने का तो महंगाई बढ़ती जा रही है। आज इतना बनारस में विकास होते होते सरसों का तेल 1800 रुपये से 3500 रुपये हो गया, तो ये क्या, कहाँ से कोई गरीब आएगा? सुधार में गरीब सुधर जाएगा पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप पांचों लोगों का इस बहुत बहुत धन्यवाद सत्र के लिए।